स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है चार्ल्स लॉ के बारे में कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। ठीक है जी। चार्ल्स लॉ एक्चुअली एक आज के टॉपिक मतलब चुना ये गया है। ये कंटिन्यूटी भी है। इससे पहले भी चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं अगर अपनी फर्स्ट ईयर का, उससे पहले जो हमारे पास लॉज हैं बॉयज लॉ जैसे कि वहां तक हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं वीडियोस। तो ये एक नेक्स्ट वीडियो भी है जहां पर आप समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो चार्ल्स लॉ को अगर हम देखें बड़ी आसानी से समझ में आ रहेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये। इस लॉ को हम कुछ ऐसे समझते हैं कि आप देखें कि सपोज कीजिए आपके पास यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा है, दैट इज लॉ। भाई लॉ कैसे, यहां पर आपको लॉ दिख रहा है कि लॉ आप कैसे कर देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं जरा इसको समझाता हूं आपको। देखें जी, अगर हम गौर करें तो आपको कुछ नजर आएगा, वो कुछ ऐसे कि देखें इस वाली जगह पर देखिएगा। यहां पर गौर करें तो ये आपके पास क्या है जी, टेम्परेचर, और यहां पर क्या है, प्रेशर। तो आप देखें जो हमारे पास प्रेशर है वो यहां पर क्या है, 1.50, मतलब चेंज होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि प्रेशर को हमने क्या रखना है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी है। हालांकि इससे पहले जब हमने बॉयज लॉ पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। तो यहां पर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। ठीक है जी। देखें जी, मैं कर हाँ जी। तो दूसरी तरफ आप देखें तो यहां हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर गौर किया जाए तो ये क्या हो रहा है भाई, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब है टेम्परेचर वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि अगर हम कांस्टेंट रखें प्रेशर को और टेम्परेचर को वेरी करें तो क्या होगा। तो देखें टेम्परेचर के बढ़ने से जो गैस का ये क्या है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम घट और बढ़ रहा है। तो सिंपल सा रिलेशनशिप हुआ ना कि भाई अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को तब्दील करेंगे तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी तब्दील होगा। लेकिन कैसे, वो ऐसे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, देखें ये बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो गया, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो यहां पर एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी उतना बढ़ेगा। अगर इसको आप ग्राफ में देखें तो भी आपको ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं मैथ्स का। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ये भी एक मैथ्स दिखाया गया है कि भाई यहाँ पर कुछ मैथ्स है। ये भी एक चीज है, आपको थोड़ा सा समझाना चाहिए कि मैथ्स का रिलेशनशिप भी यहाँ पर बहुत कीमती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास सपोज कीजिए एक मैथ्स है, पानी का मैथ्स है। हम मान लेते हैं कि जो पानी का मैस है वो हम सपोज कर लेते हैं कितना है भाई, वो है आपके पास 18 ग्राम्स। अब 18 ग्राम पानी का मतलब है 1 मोल वाटर। तो आपके पास क्या हुआ, 1 मोल। ये बड़ी कीमती बात है, इसको अच्छी तरह समझेंगे तो समझ में आ जाएगी आपको। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर 1 मोल अगर वाटर हमने ले लिया है तो इसका मतलब ये भी होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब ये है, बेटा एक मिनट ठहरेंगे जरा, मैं इसको जरा चेंज कर लूं। मेरे पास व्यूज असल में ज्यादा हैं, कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, यस।
ओके, अच्छा बेटा देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ये आ रहा है कि देखें, अगर मैंने कह दिया कि मास कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि मोल भी कांस्टेंट है, और किसी भी शय के अगर एक मोल के अंदर हम देखें तो कितने हमारे पास क्या होते हैं जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे पानी को, अगर पानी के पार्टिकल्स की जिक्र किया रहे तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, तो वो भी फिक्स्ड होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो पार्टिकल्स भी फिक्स हैं, मोल भी फिक्स्ड हैं, और आपके पास ग्राम्स भी फिक्स्ड हैं। ये बहुत ही अहम है बेटा। अच्छा, सारे अपने बेटा ये क्या कहते हैं, म्यूट रखेंगे? हाँ जी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया क्या कि भाई यहां पर ये जो एक वर्ड है ये अक्सरों का निकल जाता है दिमाग से, या कह लीजिए आप इस पर एहतियात से इस पर गौर नहीं करते, ये क्यों लिखा जाता है गिवन मैस। इसका मतलब है जब हम मैस कोई खास ले रहे हैं तो फिर क्या कह रहे हैं, हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल भी मखसूस ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक नहीं दो चीजें कांस्टेंट करनी चाहिए, यानी हमारे पास लिखा दोनों जाता है पर बोलने में ऐसा लगता है कि शायद एक ही चीज कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे लग रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन दो चीजें कांस्टेंट हैं। एक तो आपको बता ही दिया गया है, यानी ये आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, और दूसरा जो आपके पास मैस है ये मैस भी कांस्टेंट है। तो बहरहाल ये आपने दिमाग में रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो लॉ आपने अभी देखा है, ये वाला लॉ जो आप देख रहे हो, इस लॉ को डिफाइन करो तो कैसे करोगे भाई? इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। तो ये था सिंपल सा हमारे पास एक रिलेशन। फिर हम आगे चलते हैं अगली बात की तरफ। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप चलते हैं ये देखने के लिए कि क्या इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, क्या वाकई में हम जो कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, इस चीज की तरफ इशारा करना है। तो हमारी एक बुक के अंदर ही ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो कि देखो इसके तरफ गौर करो। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक पिस्टन है, ठीक है जी। इस पिस्टन के नीचे क्या है? वॉल्यूम। देखें ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। मैं थोड़ा सा आपको उसमें दिखाता हूं। हाँ जी, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, आप इसे बोल लीजिए बेशक दैट इज V1। और इस वक्त जो हमारे पास ऊपर से प्रेशर लगा है वो क्या है? वो भी आपके पास कांस्टेंट है, यानी आप ये बोलोगे, हाँ जी, कांस्टेंट है। यहां पे भी उतना है और यहां पर भी, यानी ये आप याद रखें कि ये दो नहीं है, यानी ये दो अलग अलग सिस्टम नहीं है, ये एक ही सिस्टम की दो क्या है? सिचुएशंस हैं। तो पहली सिचुएशन में वॉल्यूम आपके पास इतना था और कांस्टेंट प्रेशर था आपके पास। अब क्या हुआ? उसके बाद आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। देखें ये आपके पास नजर आ भी रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जो पिस्टन है ये जो जो पहले यहां पर था अब वो ऊपर चला गया, तभी आपको ये ऐसे करके दिख रहा है। मतलब पहले पिस्टन कहां था? यहां पर। अब पिस्टन कहां पर है? यहां पर। तो आपके पास पिस्टन की पोजीशन चेंज हुई है, तो सिचुएशन चेंज हुई है, ना कि ये दो अलग अलग कंटेनर्स हैं। तो ये आपके पास अब एक नया वॉल्यूम है, पहले यकीनन वॉल्यूम कम था, अब यहां पर जो वॉल्यूम है वो क्या है? ज्यादा है। जैसे ये रहा। अब इस नए वॉल्यूम को आप बोल सकते हो कि दैट इज V2। तो V1 भी है और V2 भी है। प्रेशर वही कांस्टेंट है, लेकिन पहले जो आपने टेम्परेचर रखा था, सपोज कीजिए वो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो रूम टेम्परेचर था, उसको हमने नाम दिया T1 का। और जो हमारे पास यहां पर टेम्परेचर आ रहा है दैट टेम्परेचर इज T2। तो इतना आसान है ये, यानी T1 भी है और T2 भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली बात क्या करते हैं। हाँ जी, तो आपको जैसे समझ में आया था, पहले नंबर पर हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि ये आपके पास लॉ है, यानी लॉ में आपको जो छोटी सी एक वेरिफिकेशन दी थी वो ये कि जब हम ने वाकई में टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमने कहा कि वॉल्यूम इज
the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature। और इसको हमने यहाँ पर एक सिंपल तरीके से लिखा भी था। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद अच्छा करके लिखें तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, यानी हमने प्रोपोर्शनल साइन खत्म कर देना है और यहाँ पे लिख देना है कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे K, और बाकी जो हमारे पास T है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें कांस्टेंट को एक साइड पर रख लें और फिर क्या करें, यानी K एक साइड पर तो T चला जाएगा V के नीचे, ये बन जाएगा V ओवर T। तो मैंने आपको, अगर नजर नहीं आ रहा तो आप देख लें, K इज इक्वल टू V ओवर T। ये भी आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको भी आपने दिमाग में रखना है। फर्दर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है। अब दो स्टेटमेंट हो गई। पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये भी क्या है, चार्ल्स लॉ है। और जो दूसरी स्टेटमेंट आपको बताई है, यानी K इज इक्वल टू V ओवर T, ये भी आपके पास दूसरी स्टेटमेंट है। अब जो दूसरी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे जिक्र की है वो स्टेटमेंट कुछ खास है। वो कैसे, वो हम गौर करते हैं। तो देखें, ये आपके पास जो हम दूसरे तरीके से समझ रहे थे कि वॉल्यूम पहले कम था फिर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले टेम्परेचर कम था और बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वाकई वॉल्यूम बढ़ा। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक्सपेरिमेंट करने पता चला कि वाकई में ये बात दुरुस्त है। सो वी कॉल्ड इट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है जी। इस तरह से जब एक ही, मतलब ये सिस्टम एक है, जैसे मैंने अभी कहा सिचुएशंस दो हैं, तो हम इस वाली सिस्टम के लिए भी या इस सिचुएशन के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हम पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए हैं, हम पढ़कर आए हैं V ओवर T। तो यहां भी हम लिख सकते हैं V ओवर T इज इक्वल टू K। ठीक है, अगर आपको ये कलर नजर नहीं आ रहा तो हम कलर चेंज करते हैं जी। हाँ जी, V ओवर T इज इक्वल टू K। इसी तरह दूसरी सिचुएशन के लिए भी हम ये लिखते हैं V ओवर T इज इक्वल टू K। अब थोड़ा सा समझ यानी नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है। लॉ तो लिख दिया है लेकिन ये दोनों V ओवर T यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम हो गई है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो पहली सिचुएशन है उसका वॉल्यूम भी फर्स्ट लिख लें, यानी V1 या इनिशियल वॉल्यूम, और टेम्परेचर T1 लिख लीजिए। इस तरह यहां पर वॉल्यूम V2 और T2 अब आपको अलग अलग नजर आ रहा है कि V1 ओवर T1 भी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और V2 ओवर T2 भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो चूंकि दोनों ही K के बराबर हैं तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, यानी इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये जो आपके पास मैंने एक और स्टेटमेंट डाली है ये भी कीमती है। मतलब आप इस स्टेटमेंट को भी क्या बोल सकते हो, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। तो आपके पास तीन स्टेटमेंट हो गई कि भाई हम बोल सकते हैं क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हम बोल सकते हैं K इज इक्वल टू V ओवर T, हम बोल सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये भी सारी की सारी कुछ मैथमेटिकल भी हैं, अगर आप उसको बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। किस तरह से, यानी इस सेंस के अंदर किसकी स्टेटमेंट बनाए तो आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द V1 एंड V2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द V2 ओवर T2। ये बहुत ही आसान सी बात रही है। तो ये था हमारे पास दो हिस्से। पहले हमने ये सीखा कि चार्ल्स लॉ है क्या, फिर हमने ये सीखा कि चार्ल्स लॉ की जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो क्या है। फिर हम तीसरे नंबर पर अब ये सीखते हैं कि हमारे पास एक और भी एक डेफिनेशन है या एक और भी स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए भाई, ये स्टेटमेंट तो लिखी है, ये बुक में भी लिखी है, लेकिन इसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसको समझने की खातिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एहतियात से इसको देखते हैं कि पहले समझते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसमें क्या बताना है हमने, और फिर हम जिक्र करते हैं कि भाई क्या कहते हैं इसको, मतलब डिफाइन कैसे करना है वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक्चुअली जो याद करना है, ये टेबल आपकी बुक में है, आपने सबसे पहले याद करना है वो सिर्फ एक ही चीज है। वो चीज आपको याद हो गई तो पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा। और वो क्या है, वो ये है कि आपने ये याद करना है, एक तो ये वाला हिस्सा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस है, ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है। तो उसके अंदर हमने एक गैस रखी है
और वो गैस कैसे बिहेव करती है जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते और घटाते हैं, या वो एक्सपेक्टेशन कैसे देती है, तो वो चार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। बात समझ नहीं, आसान कर लेते हैं। तो मैं आपको छोटी सी बात ये समझा दूं कि हमने यहाँ पर यही वाली बात करनी है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या है। अगर ये आपको फिगर समझ में आ गया तो आप डेफिनेशन भी कर पाएंगे और आपको टेबल खुद ब खुद लिखना आ जाएगा। तो देखें भाई किस तरीके से आप ये लिखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपके पास वॉल्यूम है दैट इज 546। समझ आ गई बात की। अब इसके बाद देखें क्या करना है। इसके बाद आपने ये करना है कि इसी चीज को यानी 546 को आपने डिवाइड करना है, मेरा ख्याल से कोई अच्छा ठीक, आपने डिवाइड करना है 1/273 से। आप कहेंगे सर ये 1/273 क्या होता है, ये वाली बात हमने बात समझनी है। एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा, ये कोई बच्चे मेरे ख्याल से आए हैं। ठीक है, ये 1/273 क्या है इसके बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि आपने इसे डिवाइड करना है 1/273। अब वो कहेंगे सर डिफाइन, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बल्कि थोड़ा अलग करके कर देते हैं, आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा, छोटी सी जगह है। हाँ जी, यहाँ देते हैं 546 मल्टीप्लाई बाय 1/273 टाइम्स, मतलब आपने 546 का इतना टाइम्स लेना है। ठीक है, अगर आप लेते हैं और हल करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 2। बस ये 2 आपने याद कर लेना है, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। 2 का करना क्या है, इस 2 का करना ये है कि ये जो आपके पास वैल्यू है यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है इसमें आपने 2 ऐड कर देना है। ये कब 2 ऐड करेंगे, जब 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से आपने 2 ऐड करना है। तो देखो भाई, अब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, वाकई में बढ़ गया। तो बढ़ लेने से क्या होगा, अब बढ़ने से ये होगा कि वॉल्यूम भी इतनी दफा बढ़ जाएगा। मतलब कितनी दफा से मुराद है कि 2 बढ़ जाएगा हर डिग्री पर। तो ये आपके पास 546 से कितना हो गया भाई, ये हो गया 548, 2 बढ़ गया। अच्छा, अब सपोज कीजिए कि अगर हम 1 पर तो 2 बढ़ा रहे हैं, 10 पर कितना बढ़ाएंगे, तो 10 हर डिग्री पर 1, हर डिग्री पर 2 बढ़ा रहे हैं तो 10 डिग्री पर भी 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, यानी कितना हो गया 10 2 = 20। तो अब इस वाले टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इस वाले के अंदर 10 ऐड कर दें। मतलब आप दोबारा देखें 546 में 10 ऐड कर दें तो कितना, सॉरी अपना 10 नहीं 20, 10 × 2 = 20, 20 ऐड करें तो 546 बन जाएगा 566। मेरा ख्याल से समझ में आ रही है बात की। मैं दोबारा जरा समझाता हूँ, ये जगह थोड़ी सी हमारे पास खाली कर लेते हैं। हाँ जी, अब क्या समझ में आया। अब मैं समझ में ये आया कि हमने 2 हर 1 डिग्री पर 2 बढ़ाना है। तो 10 पर कितना बढ़ाना है 20, और 50 पे कितना बढ़ाएंगे 100। तो देखें भाई क्या ऐसा है, अगर हम सामने चलते हैं तो क्या ओरिजिनल वॉल्यूम में 100 का इजाफा हुआ है। हाँ जी, 546 से 646 हो गया, इसका मतलब है वाकई में 100 का इजाफा हुआ है। अच्छा ऊपर चलते जाएं, अगर 273 है, 273 का डबल कितना होता है 546, 546 बढ़ाना है ओरिजिनल वॉल्यूम में, तो 546 प्लस 546 इज इक्वल टू 1092। तो आप खुद ब खुद बनाते जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी लिख लें, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन आपको सेंस आ गई है कि हर 1 डिग्री पर 2 वॉल्यूम आपने बढ़ाना है। इस तरह जिस तरह हम बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलरली अगर सपोज कर लीजिए कि हमें 1 डिग्री टेम्परेचर कम करना हो तो फिर आप इतना ही वॉल्यूम भी कम कर लेंगे। तो देखें ओरिजिनल वॉल्यूम में 546 था,
जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ करता है, तो 1 डिग्री कम कर देने से क्या हुआ है, वो 2 डिग्री कम हो गया है, 546 से 544। इजी। इस तरह अगर हम 10 की बात करें तो 20 कम हो गया है। अगर मैं कहूं कि भाई 200 तो 400 कम हो गया है। और अगर मैं कहूं कि 273 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 546, और 546 ही कम करें आप इस ओरिजिनल वॉल्यूम से, हम कह रहे हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम में से अगर 273 का, यानी 273 को मल्टीप्लाई किया हमने उस 2 से जो हमने शुरू में निकाला था, यानी वो 2 यहां पर है। तो खुद सोचें, 546 से अगर 546 ही माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 273 हमने एक खुद सोचा समझा एक वैल्यू ली है कि ये एक ऐसी वैल्यू है कि अगर इसके मुताबिक ये टेबल ड्रॉ की जाएगी तो वाकई में -273 जो कि 0 केल्विन के बराबर होता है, टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बराबर होता है 0 केल्विन के, तो अगर 0 आंसर आए तो वॉल्यूम भी 0 आए। यानी ऐसा हमने क्यों किया, अगर गौर से देखा जाए तो ये हमने इसलिए किया है कि अभी अभी हमने लॉ यही तो पढ़ा है कि भाई अगर टेम्परेचर को मिसाल के तौर पर कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम भी आपके पास कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर और कम कर दिया और कम कर दिया तो वॉल्यूम भी और कम हो गया और कम हो गया। टेम्परेचर 0 कर दिया तो भाई वॉल्यूम भी तो 0 हो जाना चाहिए। तो ये एक अहम बात थी कि वॉल्यूम भी 0 और टेम्परेचर भी 0। इस तरह से हमने ये रीडिंग्स ली हैं। और वो जो आपको शुरू में दिखाया था 273, उसकी वजह वही थी, यानी आपने ओरिजिनल वॉल्यूम को जो कि ये है क्यों 1/273 टाइम्स के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, ताकि हम ये बात सही तरह बता सकें कि वॉल्यूम के कम या 0 हो जाने पर क्या कहते हैं, सॉरी, टेम्परेचर के 0 हो जाने पर वॉल्यूम भी 0 हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारी कंट्रोल में होता है, टेम्परेचर को हम ज्यादा और कम कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये तो आपको समझ में आ गया ग्राफ के। दोबारा से देखें इसी ग्राफ को लिखना कैसे है। तो इस ग्राफ को हम ऐसे लिखेंगे, नंबर 1, ये आपके पास क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अब आपने वही कंडीशन ऐड कर देनी है जो कंडीशन पहले नंबर पर थी। जैसे मिसाल के तौर पर हम जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा सा कलर आपको चेंज कर देता हूं, हाँ जी, यानी हमने कहा था चार्ल्स लॉ में जो चीज हमने कांस्टेंट रखनी है वो क्या है, वो है प्रेशर। तो अभी भी ये बात किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इसके बाद हमने कहना है, आई थिंक आप लोगों को नजर नहीं आएगा, हाँ जी, अब देखिए, फिर हमने क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये वही का वही। अब यहां पर एक नई चीज आ रही है, दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर हम गौर करें तो क्या ऐसा नहीं हुआ था, यानी देखें जो हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम नहीं बढ़ा था, हाँ जी बढ़ा था। टेम्परेचर के कम करने से, -1 करने से क्या वॉल्यूम नहीं घटा था, हाँ घटा था। तो यही बात कह रहा है कि इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यहां तक तो वही बात समझ में आ गई। वाकई भाई इसमें क्या मसला है, वॉल्यूम को बढ़ाया, सॉरी टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर को कम किया तो फिर क्या हो गया, हाँ जी, टेम्परेचर को कम किया तो वॉल्यूम भी कम हो गया। तो ये तो हमें समझ में आ गई, तो कोई मुश्किल बात ही नहीं थी। अगली बात देखें, अगली बात ये है जो हमने यहाँ पे नई चीज ऐड करनी है, वो क्या, वो है देखें क्वांटिटेटिव। ये कहता है कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करनी है हमने। क्वांटिटी डेफिनेशन का मतलब है कि आप एक क्वांटिटी बता रहे हैं बकायदा कि कितना बढ़ता और कितना घटता है। देखें एक सिंपल सी बात है, वो ये है कि अगर हम कहते हैं कि जी वॉल्यूम के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ गया और वॉल्यूम के कम करने से टेम्परेचर कम हो गया, तो ये क्या आपके पास, ये तो सादी सी बात हो गई, क्वालिटेटिव आंसर है ये, ठीक है ना। लेकिन कितना घट गया और कितना बढ़ गया, दैट इज क्वांटिटेटिव आंसर। तो क्वांटिटेटिव आंसर के लिए यहां पर हम आएंगे, वो ये कहेगा, क्या कहेगा, 1/273 टाइम्स, जैसे कि मैंने यहां पर आपको ऐड करके बताया था, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम
बेटा ये बंद करेंगे अपना माइक ना बच्चे। हाँ जी, शोर आ रहा है। बाय 1/, अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। भाई ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, मैं कई दफा बोल चुका हूं कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है। ओरिजिनल वॉल्यूम यही जगह है जो हम बार बार देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बकायदा तौर पे दिखाता हूँ। जो बच्चा नया है बेटा, ये ऐसा है कि ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। शायद ये कलर नजर नहीं आएगा। हाँ जी, ओरिजिनल वॉल्यूम। बेटा ये एक बच्चे का ना, हाँ बस माउस 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 कह रहा हूँ, माइक म्यूट नहीं था। हाँ जी, तो हमने यहां पर क्या सीखा कि भाई ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या होगा, घटना या बढ़ना होगा किसके जरिए से, 1/273 टाइम्स। लेकिन याद रखेंगे वो ये बात कि जो हमारे पास टेम्परेचर है ना बेटा, ये सेल्सियस में रहेगा शुरू में। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का जो आपके पास बढ़ना, जिसे आपको दिखाया गया था, ये आपके पास बढ़ना यहां पर, या फिर घटना, वो किस हिसाब से होगा जब आप टेम्परेचर को घटाओगे या फिर बढ़ाओगे। तो ये आपको बेटा एहतियात से रखेंगे। मैं फिलहाल थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, काफी सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो गई हैं। हाँ जी, तो जो बेसिक सेंस है हमारी वो यहाँ पर क्लियर हो गई है। क्योंकि यही चीज ऐसी चीज है जो अक्सर कात बच्चों को समझ में नहीं आती है, और वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। मैं फिर दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा तंग करता है जी। मैं दोबारा से जरा बता देता हूँ आपको क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि ओरिजिनल वॉल्यूम का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री, तो वो 1/273 टाइम बढ़ेगा, और अगर घटाओगे तो भी 1/273 टाइम बढ़ेगा। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स क्या है, और वो क्या है, 2। तो यहां हमारे हिसाब से 2 है, लेकिन हर गैस का अपना हो सकता है। यही आपने बनाकर लिखना है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट अ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वो वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है वो ओरिजिनल होता है। तो उसके अंदर तब्दीली क्या आएगी, एक क्या होगा, डिग्री बढ़ाने या घटाने से उसमें तब्दीली आएगी, यानी वो 1/273 टाइम्स घटेगा या बढ़ेगा। तो ये था जी हमारे पास सिंपल सा मामला। आखिर हम चलते हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। वो ये कि देखें, हमने शुरू में सीखा ही था, मैं वहां दोबारा दिखाता हूं। देखें ये ग्राफ हमें पता चल रहा है कि जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ले रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, और यही चीज हमने हमारी बुक में भी पढ़ी है। लेकिन यहाँ अजीब मामला है, वो ये कि जब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, होता ही है कि ये डॉटेड लाइन में शो जाता है। भाई ये डॉटेड लाइन में क्यों शो हो रहा है, ये हमने बताना है। और यहीं से ही आपका एक अहम जो क्वेश्चन है वो भी अराइज होता है। वो क्या, देखिए भाई, वो कहता है जब हम सपोज कीजिए आप कोई भी पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये ले लें, यानी ये आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और यहाँ पे भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फिर आप एक और भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और यहाँ पर भी। अब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि अगर हम, ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर प्लस में +100, और ये क्या है -100, मतलब अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम जो पहले 446 था, अब वो कितना हो गया है, 246 ऑलमोस्ट, यानी कम हो गया है। तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ठीक आ रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो हमने दोबारा जिक्र किया, इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि देखेंगे गैस के हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल है। सपोज कीजिए ये एक मॉलिक्यूल है जी,
ये हमारे पास 1 2 3 4 बहुत सारे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल है, ये फैले हुए हैं, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि इनका जो टेम्परेचर है वो कम करना शुरू कर दें, तो टेम्परेचर के कम करने से क्या होता है, टेम्परेचर के कम करने से होता ये है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल मूव करना सुस्त कर देते हैं और फिर वो क्या रहते हैं, करीब करीब आना शुरू कर देते हैं, करीब करीब। और अगर मॉलिक्यूल टेम्परेचर के कम करने से करीब करीब हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनका वॉल्यूम पहले के मुकाबले में क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, लेकिन यही कंडीशन किसके लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है। मतलब लिक्विड जो है, या लिक्विड में मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं और उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ताकतवर हो जाती हैं। तो असल में जब टेम्परेचर कम करते हैं, ये असल में क्यों कह रहा हूं, जो पहले हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें हम ले रहे थे स्टैंडर्ड कंडीशंस और जो हमारी गैस थी वो आइडियल थी, लेकिन अब जो हम जिस गैस के बारे में सोच रहे हैं वो आइडियल नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो लॉज को मानने वाली गैस है उसको कहते हैं आइडियल, और अगर कोई गैस हमारी बात नहीं मानती है, एक्चुअली वो मानती ही नहीं है, वो है नॉन आइडियल। उसके बारे में कंसेप्ट देंगे हम। नॉन आइडियल को आइडियल बिहेवियर के करीब तरीन जरूर ला सकते हैं, लेकिन कोई भी गैस क्या है, आइडियल नहीं है। फिर हम आइडियल पढ़ते क्यों हैं, ताकि हम लॉज को क्या कर सकें, कंसाइज कर सकें, समझ सकें। ठीक है ना, जो जनरली सब पर कहीं ना कहीं लागू होते हैं। वरना अगर हम हर गैस के अपने तरीके से पढ़ें तो आएगा चार्ल्स लॉ ऑफ हाइड्रोजन गैस, चार्ल्स लॉ ऑफ ऑक्सीजन गैस, चार्ल्स लॉ ऑफ नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस। तो हम एक पूरी बुक ही इस पे पढ़ते रहेंगे। तो लॉ काफी हद तक क्या होता है, जनरलाइज होता है। तो जनरल बनाने की खातिर एक गैस को तस्वर किया और वो गैस का नाम है आइडियल गैस। ठीक है जी। तो देखो भी आगे क्या लिखता है। अब आइडियल तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, जो पहले गैस थी वो गैस क्या हो गई, अब वो गैस बन गई लिक्विड। ये तो काम खराब हो गया। यही वो पॉइंट है जहां पर गैस क्या हो रही है, यहां पर गैस हो रही है जी लिकोफाई, लिकोफाई। और यही हमारा सवाल था, क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल है कि अगर हम क्या करें, एक गैस का जो टेम्परेचर है वो हम कर दें 0 केल्विन या -273, तो क्या वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए जवाब है हाँ, लेकिन रियल गैस के लिए जवाब है ना। ठीक है ना, तो नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा देखें, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर कम से कम कर दिया जाए तो वॉल्यूम 0, यानी वॉल्यूम खत्म। अगर किसी का वॉल्यूम खत्म तो उसका मैस भी खत्म। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैथ खत्म हो जाए, बल्कि मैथ हमेशा रहता है, हाँ, अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जरूर तब्दील हो जाता है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और एनर्जी के एतबार से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऐसा टेम्परेचर हो जिस पर कोई चीज खत्म हो जाए कंप्लीटली। तो बहरहाल वो लिक्विफाई हो जाती है। तो ये वो कंडीशन है जिस पर गैस क्या बन गई है, लिक्विड। अब उसको आपने गैस नहीं बोलना, आगे आगे बोलना है लिक्विड। ठीक है, यहां पर बोल रहे थे इससे पहले उसको गैस। तो कोई गैस यहां पर पहुंचने से पहले, भाई ये क्या है, मैं जरा कोशिश करता हूं कलर चेंज करके समझाता हूं आपको। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वही है जिसको हम 0 केल्विन या फिर कहते हैं -273, और एग्जैक्टली बोले तो -273.16। मतलब ये टेम्परेचर जो आपके पास 0 केल्विन है या -273.16 आपके पास क्या है, सेल्सियस है। यही वो टेम्परेचर ग्राफ में भी दिखाया गया है। और ग्राफ ये बता रहा है कि इस टेम्परेचर पर आने से पहले कोई गैस गैस रहती ही नहीं है, बल्कि वो लिकोफाई हो जाती है। तो बेटा ये था हमारे पास एक सिंपल सा एक तरीकाकार, जिसमें हमने सीखा कि ग्राफिकली भी आप बता सकते हो कि चार्ल्स लॉ ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से समझाया। मतलब ये एक पॉइंट और ये दूसरे पॉइंट लेकर समझाया। वाकई में गैस यहाँ पर हमारे लॉ को ओबे करती है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो नहीं पहुंच पाती है। तो बेसिक बेटा ये हमने कोशिश की है छोटा छोटा सा। तो ऐसा शुरू के अंदर जरा मसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीन यहाँ पर भी है, एक स्क्रीन यहाँ पर भी है, और उसके अंदर अलग अलग फिर विंडोज हैं, और उनको फिर देखना पड़ता है कि आपको कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में भी कुछ चीज भेज रहे हैं वो जा भी रही है नहीं जा रही, तो आपकी भी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। तो मामला ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जैसे हम आगे चलेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
इसमें जो आपको लगता है कि ये तब्दीली होनी चाहिए इस तरह की कि उससे हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो आप बता सकते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि एक इंटरनेशनल वे को अडॉप्ट किया है ताकि आपको मैक्सिमम समझ में आ सके। हमारी जो मीटिंग का टाइम है या क्लास का टाइम है वो हमें लिमिटाइज़ करता है 40 मिनट्स तक। तो 40 मिनट के अंदर जो जो हमने बोलना है हम बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि पहले 5 मिनट तक सारे कनेक्शन पे आ जाएँगे और चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी और 35 मिनट की हमारी क्लास हो जाया करेगी। इस तरी और तकरीबन आज ऐसा ही हुआ है। इसमें आपने एक लॉ को कहते हैं पढ़ा है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो बेशक वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है।